नमस्कार, दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर दिल्ली से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। मंगलवार को भी काफी देर तक सचिवालय में सीएम धामी मौजूद रहे और अधिकारियों और सरकार के रात्रि प्रवास को लेकर बातचीत की गई है। अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की है। देहरादून की ये खबर, दिल्ली से लौटकर सीएम धामी ने मीटिंग ली है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुख और प्रधान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला पंचायतों में अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने की तरह ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक के रूप में नामित किए जाने की मांग की। सीएम धामी ने इसे लेकर भरोसा दिया है। हालांकि सरकार ने ब्लॉक प्रमुख की जगह एसडीएम और ग्राम प्रधान की जगह एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में कैंडिडेट तय करना बीजेपी के लिए निकाय चुनाव से ज्यादा सिरदर्द साबित होने वाला है। देहरादून में मेयर पद के लिए बीजेपी के करीब दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं। देखिए। उत्तराखंड में साल भर से प्रशासकों के हवाले नगर निगमों में कभी भी चुनावी बिगुल बच सकता है। प्रदेश में 11 नगर निगम है, लेकिन सियासी रूप से सबसे वजनदार जिस निगम को माना जाता है वो है राजधानी देहरादून का नगर निगम। प्रतिद्वंदी कांग्रेस को अगर छोड़ भी दें तो सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए देहरादून नगर निगम ही सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है, क्योंकि देहरादून मेयर की इस सीट के लिए बीजेपी के करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रभावशाली नेता पार्टी के सामने अपनी दावेदारी जता चुके हैं। बीजेपी के मेयर पद के दावेदारों की बात करें तो सिद्धार्थ अग्रवाल महानगर बीजेपी अध्यक्ष, पुनीत मित्तल कोषाध्यक्ष प्रदेश बीजेपी, अनिल गोयल पूर्व महामंत्री प्रदेश बीजेपी, सौरभ थपलियाल सदस्य प्रदेश कार्य समिति बीजेपी, प्रकाश सुमन ध्यानी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, कुलदीप बुटेला पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक देहरादून, ऋषिराज डबराल पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विशाल गुप्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी, सुनील उनियाल गामा निवर्तमान मेयर, नेहा जोशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा, दीप्ति रावत राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा जैसे नाम शामिल हैं। दावेदार तो पता नहीं, लेकिन राजनीतिक सक्रिय होती है तो चर्चा का विषय जरूर बनता है। और जहां तक मैं अगर देहरादून सीट की बात करूं तो देहरादून में भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करेगी वो एक प्रचंड बहुमत के साथ मेयर बनकर आएगा। पार्षद भी पिछली बार की तरह ही बहुत अच्छी संख्या में हमारी जीत के आएंगे। पार्टी से मैंने अपने मेयर के लिए इन अनुभवों के आधार पर, अपने बायोडाटा के आधार पर मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भाई साहब से उनके संज्ञान में दिया, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा कि विशाल जितना संभव होगा हम तुम्हारे साथ होंगे। बात सिर्फ दावेदारों की ही नहीं है, पर्दे के पीछे दावेदारों के समर्थक सीनियर नेताओं की भी लंबी फहरिस्त है। कमोबेश हर सीट पर बीजेपी इसी संकट से जूझ रही है। इसके लिए पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला है। पार्टी हर सीट पर 3-3 पर्यवेक्षक भेज रही है, जो पार्टी के लिए नामों का पैनल लाएंगी। पैनल में कोई भी अंतरकला न हो, इसके लिए पार्टी ने पब्लिक सर्वे का भी ऑप्शन रख दिया है। 1.5 दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता मेयर की दावेदारी कर रहे हैं और मैं इसको एक बहुत ही शुभ संकेत मानता हूं। और पार्टी में इतने सक्षम लोग जो मेयर बन सकते हैं, मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर योग्यता है, ऐसी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अभी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के पास दावेदारों के बायोडेटा एडवांस में पहुंच गए हैं। पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। उसे डर है कि अगर घर की बात घर में ही ठीक से हैंडल नहीं की गई तो विपक्ष आसानी से इसका फायदा ले सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया गया है, जिसे कांग्रेस पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन बता रही है। वहीं प्रशासक का चार्ज संभाल चुके जिला पंचायत अध्यक्षों का कहना है कि एक्ट के तहत प्रशासक बनाए गए हैं और देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष रही मधु चौहान ने फैसले को सही बताया है। वहीं कांग्रेस नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे दीपक बिजलवान का कहना है कि ये एक्ट कांग्रेस सरकार के वक्त का है, जिसमें जिला पंचायत के लिए ये स्थायी व्यवस्था की गई है।
और पंचायत राज एक्ट की धारा 102 ख ये कहती है कि जब कभी भी जिला पंचायत का विघटन होगा, किसी कारणवश यदि चुनाव नहीं हो पाते हैं तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्ति दे सकती है। और आज माननीय धामी जी ने उसी पंचायत राज एक्ट का पालन करके जो निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष है उन सभी लोगों को जो है प्रशासक के रूप में नियुक्ति दी है। पंचायती राज एक्ट जो 2016 में पास हुआ है और तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की हमारी, उन्होंने ये एक्ट निकाला है और उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 102 ख में कि आप जिला पंचायत के परिप्रेक्ष्य में इसको लागू कर सकते हैं और वो सरकार के विवेक पर है कि सरकार किसको प्रशासक रखती है। मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पंचायती राज एक्ट का पालन किया है। ऋषिकेश से सटे हुए नरेंद्र नगर में मंगलवार को खुलेआम सामूहिक नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। पुलिस ने बताया कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों का आरोप है कि अब्दुल समद नाम का शख्स मौलवी बुलाकर सामूहिक रूप से नरेंद्र नगर में नमाज पढ़ाता है, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम और हिंदू संगठन के लोग नमाज पढ़ाई जाने वाली जगह पर पहुंचे, जहां पर अब्दुल को बाहर से आए लोगों के साथ सामूहिक रूप से नमाज कराए जाने को बंद करने के लिए कहा गया। हिंदू संगठन के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सामूहिक नमाज को बंद नहीं किया गया तो हर शुक्रवार को वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आप अपने परिवार के लोग पढ़ो, बाहर वाले वो जो जुमे की नमाज होती है फिर वही जो फिर देख रहे हमें नहीं तो हमारे। देहरादून में रविवार को हुए प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या की वजह जानकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अर्जुन और सचिन से पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। ये मामला 90 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 90 करोड़ की ये प्रॉपर्टी मृतक मंजेश और संजय नाम के शख्स की थी। इसको बेचने और कमीशन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मंजेश ने अपने पार्टनर संजय की हत्या के लिए सुपारी दी और हत्या के लिए अर्जुन और सचिन को हायर किया, लेकिन इसमें घालमेल हो गया। सुपारी किलर अर्जुन और सचिन ने संजय को पूरा प्लान बता दिया और संजय से 10 करोड़ में डील कर ली और उल्टा मंजेश की ही हत्या कर दी। पुलिस ने अर्जुन और सचिन के साथ सुपारी देने वाले संजय को भी गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य शख्स अफजाल को भी अरेस्ट किया गया है। कौन कौन लोग से साथ थे तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहां इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहां से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था। ऋषिकेश में थाना रायवाला के गीता कुटीर के पास कल एक युवक नदी में नहाने के दौरान डूब गया। युवक एक होटल में काम किया करता था और अपने 2 साथियों के साथ नदी में नहाने के लिए गया था। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्चिंग अभियान शुरू कर चुकी थी और फिर उसके बाद शव को बरामद किया गया। हरिद्वार में कथित संत का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है, जो किसी महिला के साथ है और एक दूसरी महिला संत की पिटाई करती दिख रही है। साथ ही उसके साथ गाली गलौज कर रही है। वीडियो हरिद्वार के किसी आश्रम का बताया जा रहा है। महिला के हाथों पिट रहा साधु से माताजी कहकर माफी भी मांग रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो किसी अखाड़े से जुड़े संत का है, जिसे आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। हालांकि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो हरिद्वार के किसी आश्रम का है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवर आतंक का दूसरा नाम बन गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब सियासी गलियारों में भी इन पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी के एक विधायक ने तो इस मसले पर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठा डाली और ऐसा नहीं किया तो विधानसभा की कार्रवाई से दूर रहने का ऐलान किया।
पिंजरे में कैद ये गुलदार मंगलवार को भीमताल क्षेत्र से पकड़ा गया। 25 नवंबर को इस गुलदार ने एक महिला को मार डाला था। 27 नवंबर को टिहरी में एक नरभक्षी गुलदार को शूट कर दिया गया था। 3 बच्चों की जान लेने वाला ये गुलदार 4 महीने से दहशत की वजह बना हुआ था। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में भी गुलदार की दहशत बनी हुई है। ये महज हफ्ते भर की घटनाएं हैं। यहाँ हर दिन कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के हमले की खबरें आती रहती हैं। लैंसडौन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत इससे खासे परेशान है। दिलीप रावत का कहना है कि जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से इस पर चर्चा के लिए विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हमारे लोग आतंकित हैं, वो गांव छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ जो हमारे विकास कार्य हैं वो वन अधिनियम के कारण अवरुद्ध पड़े हैं। तो इन्हीं मुद्दों के लेकर मैंने कई बार संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री मुझे आश्वस्त किया है कि मैं सत्र चलाऊंगा। तो मेरा उनसे यह है कि भाई अगर आप सत्र चलाएंगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश के लिए होगा, और अगर नहीं चला पाओगे, कोई समस्या होगी, तो मैं असमर्थ रहूंगा सदन में जाने में। दिलीप रावत जिस लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं उसकी सीमा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगती हुई है। पिछले साल यहाँ के नैनी डांडा में बाघ ने 3 लोगों को मार डाला था। तब वन विभाग ने 3 बाघ पकड़े भी थे, लेकिन कुछ वक्त की शांति के बाद इस इलाके में अब चौथा बाघ दिखाई देने से लोग दहशत में हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र बुलाना अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। विशेष सत्र की जहाँ तक बात है तो अभी मेरे सामने कोई ऐसा विषय तो नहीं आया है, और मेरा ये मानना है कि सत्र होना अपनी जगह है, लेकिन इस समस्या का निदान तो होना ही चाहिए, और उसमें संज्ञान निश्चित रूप से वन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जरूर ले रहे होंगे। उत्तराखंड में जंगली जानवर सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं और हालात ये हैं कि वन विभाग के आंकड़ों से आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। वन विभाग का ऑफिशियल डेटा कहता है कि पिछले 24 सालों में जंगली जानवरों के हमलों में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 लोग घायल हुए हैं। यही कारण है कि अब सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। योग गुरु स्वामी रामदेव का एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। हरिद्वार स्थित पतंजलि आचार्य कुलम में स्वामी रामदेव ने गधी का दूध निकालकर उसे पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो में स्वामी रामदेव खुद एक गधी का दूध निकालकर उसे पीते हुए नजर आ रहे हैं। रामदेव ने गधी के दूध को स्वास्थ्यवर्धक और टेस्टी बताया है। रामदेव की इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गाय का, भैंस का दूध निकाला, ऊँटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का, और इसमें तो मतलब ये दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई। ऐसे देखो, मैंने भाई पी के तो नहीं देखा, पहली बार मैं पी के देखता हूँ, ये लगता कैसा है। अरे सच में वेरी टेस्टी। क्या सच्ची, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने भाई गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का सबका दूध पी रखा, ऊँटनी का भी पी रखा है। ये तो पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ रिश्ते में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे। परिवार का कहना है कि वहां के किसी मामले में उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई और 1 साल की सजा काटने के बाद भी उन्हें भारत नहीं आने दिया जा रहा है। वहां की सरकार और जिस कंपनी में वो काम करते थे वो वापस नहीं लौटने दे रखे, जिसके बदले यहां उनके परिजन परेशान हैं। परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि इंद्रमणि नौटियाल को जल्द स्वदेश लाया जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भी लिखा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सऊदी अरब गए थे रोजगार के लिए। वहाँ उनके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल की सजा भी हुई। वो उन्होंने पूरी तरह से काट दी है, लेकिन अभी भी वहाँ की जो सरकार है वो उन्हें छुट्टी नहीं दे रही। उनका मालिक जो है वो उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा है। तो सरकार से मेरी एक ही अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन
इन खेलों की तैयारी में दिन रात जुटा हुआ है। पूरे देश से आने वाले खिलाड़ियों और मेहमानों के स्वागत की खास तैयारी हो रही है। रहने के साथ साथ खाने का भी स्पेशल मेन्यू तैयार हो रहा है। खासतौर पर खिलाड़ियों और मेहमानों को उत्तराखंड के मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट खिलाने की तैयारी है। फूड मेन्यू में उत्तराखंड के मोटे अनाज से तैयार झंगूरे की खीर और मंडुए की रोटी मेहमानों को खिलाने की तैयारी की गई है। बिल्कुल मोटा अनाज उनको उसमें शामिल किया जाएगा। झुंगरे की खीर होगी, मड़वे की रोटियां होगी। इस तरीके का भोजन जो हमारा पहाड़ी भोजन होता है स्पेशली, और वो सब चीजें भी परोसने का काम किया जाएगा। बागेश्वर में बिजली कनेक्शन लेने में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि 1 साल से लोग बिजली के कनेक्शन के लिए परेशान हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पा रहा। लोग आवेदन फॉर्म लेने से लेकर कनेक्शन के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं, तो कुछ लोगों ने परेशान होकर बिजली के पोल से सीधा कनेक्शन ले लिया है। वहीं विभाग का ये कहना है कि बिजली मीटरों की भारी किल्लत चल रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। यार ये 1 साल से अप्लाई कर रखा है बिजली विभाग वालों को मीटर लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए। दुकान में भी अंधेरा है, घर में भी अंधेरा है, मोमबत्ती जला के हम काम कर रहे हैं। अब ये बताओ कि अब बिजली विभाग वालों को कहाँ जाएं, आप किसके पास जाएं हम कि मीटर लगा दे, कनेक्शन लगा दे। घर मीटर की जितनी हमारी डिमांड है इस जिले की, उतने हमारा, क्योंकि यहाँ पे स्टोर सेंटर जो है वो अल्मोड़ा में है और उसका मेन स्टोर सेंटर हल्द्वानी में, तो उतनी पर्याप्त मात्रा में मीटर नहीं मिल पा रहे हैं। इस बीच काफ़ी संख्या में ऐसे कनेक्शन हैं जिनमें कनेक्शन दिए जाने हैं और कुछ उपभोक्ताओं की शिकायतें भी हैं जिन पे खराब मीटरों के लिए चेक मीटर वगैरह हम लगाते हैं, उसके लिए भी कुछ मीटर की शॉर्टेज है। कई दशकों से संचार सेवा से महरूम बॉर्डर के गांव अब पूरी तरह मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने जा रहे हैं। बीएसएनएल इसी साल के अंत तक सभी शेडो जोन में 4G सर्विस देने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे दर्जनों गांव आज भी ऐसे हैं जहां मोबाइल तो दूर फोन सर्विस भी नहीं है। हालात ये हैं कि नेपाल से सटे इलाकों में भारतीय नागरिक नेपाली नेटवर्क के जरिए देश और दुनिया से जुड़ते हैं। नेपाली मोबाइल सर्विस भारतीयों को महंगी तो पड़ती ही है, साथ ही इससे राजस्व का भी नुकसान होता है। नेपाल बॉर्डर पर तो लोगों को नेपाली सिम से मदद मिल जाती है, लेकिन चाइना बॉर्डर पर बसी व्यास, दारमा और मिलम घाटी के दर्जनों गांव आदिम युग जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। जो नेपाल का टावर है नमस्ते का चलता है, उससे मतलब काम चला रहे हैं अपना, और यहाँ बीएसएनएल के कोई टावर नहीं है, और मतलब जिससे कि नेपाल की वजह से हमको बहुत सहायता मिल रही है। लेकिन अब बॉर्डर पर इन इलाकों के हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। बीएसएनएल के कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों में 459 4G मोबाइल टावर खड़े कर दिए हैं। इनमें से 323 टावर कार्यदायी संस्था ने बीएसएनएल को सौंप दिए हैं। फिलहाल बीएसएनएल ने 277 टावरों में 4G सर्विस शुरू कर दी है, जबकि शेष बचे टावरों में इसी महीने के अंत तक 4G सर्विस शुरू हो जानी है। 4G सर्विस के लिए सबसे अधिक टावर चीन और नेपाल बॉर्डर पर लगाए गए हैं। ये सभी जो साइट्स हैं जो 4G सैचुरेशन की है, बहुत दूर दराज और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर और इंडिया चाइना के बॉर्डर पे हैं, तो जहां अब बर्फबारी भी चालू होने लगी है, तो इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चालू है। बॉर्डर इलाकों में बीएसएनएल, आईटीबीपी और एसएसबी की सभी बॉर्डर पोस्टों को मोबाइल से जोड़ने जा रहा है, जिससे देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी खासी राहत मिलेगी। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल प्रशासन ने जिले में नया लैंड बैंक तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सभी पालिकाओं और जिला पंचायत क्षेत्रों में सरकारी जमीनों की नाप खोज कर उसको कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उन जमीनों को भी खाली कर जियो सर्वे करने के लिए कहा गया है। सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी प्रयोजन के लिए लैंड बैंक तैयार किया जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसी भूमि जो
राज्य सरकार के अभिलेखों में या नगर निगम नगर पालिका के अभिलेखों में सरकारी किसी भी एजेंसी के नाम पर दर्ज है, उसके फिजिकल वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया आरंभ करी गई है और उसके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ऐसी लैंड जो हम तत्कालिक रूप से राज्य सरकार के पक्ष में अपने कब्जे में ले सकते हैं उसको लिया भी जा रहा है। हल्द्वानी में काफ़ी सारी लैंड राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा धारकों से छुड़वाई भी गई। अल्मोड़ा में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों ने अपने घरों में होम स्टे बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन होम स्टे की आड़ में बड़ा गड़बड़झाला भी सामने आया है। देखिए, अल्मोड़ा के कसार देवी, जागेश्वर, मचखाली, सलट, मोहान, चौखुटिया, लमगड़ा समेत जिले भर में 425 होम स्टे रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जब पर्यटन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया तो पता चला कि कई होटल और रिजॉर्ट ने अपना रजिस्ट्रेशन होम स्टे के तौर पर करा रखा है और होम स्टे की आड़ में धड़ल्ले से होटल और रिजॉर्ट चलाए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग ने ऐसे होटल और रिजॉर्ट संचालकों को नोटिस दिया है और दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। साथ ही बिना रजिस्टर्ड चल रहे होम स्टे संचालकों को भी नोटिस दिया गया है। लगभग 200 होम स्टेज ऐसे जिनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं था, तो उनका हमने अभी कैंसिलेशन किया है। प्लस जिनके द्वारा गेस्ट हाउस चलाए जा रहे थे या होटल चलाए जा रहे थे होम स्टे के नाम पे, उनको हमने लेटर के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया है कि आप इसको गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रेशन करें और होम स्टे से हटा के, तो उनको भी हमने अभी कैंसिलेशन में डाला है। पर्यटन विभाग के नोटिस के बाद होटल एसोसिएशंस भी एक्टिव हो चुके हैं और सभी होटल संचालकों से कहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन होटल के तौर पे ही कराएं, जिससे विभाग के साथ पर्यटकों को भी कोई दिक्कत ना हो। वो अपने अपने फॉर्मेट में ही रजिस्ट्रेशन कराएं, उससे उनको असुविधा नहीं होगी और हमारे जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से उनको भी असुविधा नहीं होगी। उनको जानने में ये फायदा मिल जाएगा कि भाई ये होम स्टे है, यहाँ पे हमें ये रेट मिलेंगे, ये होटल है हमें ये रेट मिलेंगे, रिजॉर्ट है ये रेट मिलेंगे। तो मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग अपने अपने फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करवाएं। दरअसल होम स्टे पर सरकार कई तरह की छूट देती है, साथ ही कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। इन्हीं का फायदा होटल और रिजॉर्ट के मालिक भी उठाने लगे और अपने होटल और रिजॉर्ट को होम स्टे में दिखा दिया। अब ऐसे में इन पर कड़ी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूल करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा ना की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।